जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूथ साइंस बुक चैप्टर वाइज डिस्कशन में लॉज ऑफ मोशन से संबंधित सभी एमसीक्यू की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने फोर्स से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस करा था। मेरे मित्र, अब बारी है लॉज ऑफ मोशन, जिसको हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, उससे संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस करने की। ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे भी कई सवाल आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो आपको फंसा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक का भी पूरा कंसेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ और साथ ही साथ A4 साइज पीडीएफ दोनों कहां से मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसको आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और सभी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही आप सबों ने थंबनेल पे एक लाइन पढ़ा होगा, क्या कि डर हार का तो जीत कैसे। मेरे मित्र, ये स्थिति कमोबेश सभी रेलवे के छात्रों के पास है कि गुरुजी हमारे मन में इतनी ज्यादा निगेटिविटी आ गई है कि वैकेंसी कम है, ये है वो है, कंपटीशन टफ होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। और ये चीजें कहीं ना कहीं रेलवे के जो भी छात्र हैं उनको परेशान कर रही है। बहुत सारे छात्र व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि गुरुजी हमारा रेलवे एग्जाम में कुछ होगा या नहीं होगा। मेरे भाई, मैंने आपको कई बार समझाया है कि किसी भी चीज का डर हो, वो डर आपको खोखला बना देता है। और चिला जी, आप सभी ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि जो चीजें आज से पहले कही जा चुकी है उसका कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल, आप कह सकते हो, प्रूफ भी था, प्रमाण भी था। और ये जो मैंने आपको कहा कि डर इंसान को खोखला बना देता है, कहीं ना कहीं ये परम सत्य भी है। और ध्यान में रखिएगा, कई बार ये चीजें कही गई है, कई बार आप इस चीजों को बहुत सारे लोगों के मुंह से सुने होंगे कि बगैर कर्म के परिणाम की चिंता करना व्यर्थ है। और मेरे मित्र, अगर हम पढ़ाई ना करें और सिर्फ हम यही सोचना शुरू कर दें कि हम सभी एग्जाम में टॉप कर जाएंगे, तो क्या टॉप कर पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र, परिणाम की चिंता हम तभी करेंगे जब हम पूरी तरीके से ये संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा जो कर्म था उसमें हमने अपना 100% दिया है। तो मेरे मित्र, जो आपकी रेलवे एग्जाम है या किसी और एग्जाम है, उसको क्रैक करने के लिए क्या करना होगा सर? आपको सतत रूप से निरंतर प्रयास करना होगा, लगातार आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा। सफलता जो है वो मतलब एक रात की कहानी नहीं होती है कि आज शाम हुई है तो कल सवेरे सूरज फिर निकलेगा और हम लोग सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सफलता के लिए आपको कई रात जागना पड़ सकता है, कई रातें आपको बितानी पड़ सकती है, मेहनत करनी पड़ सकती है। और मेरे मित्र, जिस दिन आप सफल होते हैं वही दिन क्या होता है आपका, तो आपके जीवन का नया शुरुआत होता है। और ध्यान में रखिएगा कि चाहे हम एग्जाम का डर लेके चलें, परिणाम का डर लेकर के चलें या किसी को खोने का डर लेकर के चलें, किसी भी परिस्थिति में अगर हम लोग डर को अपने ऊपर हावी बना देते हैं तो वो हमें खोखला करेगा। और ये हार का डर न सिर्फ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो करेगा, बल्कि आप अगर पढ़ाई भी करोगे तो उसमें भी आपको ये क्या करेगा, तो सर कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करेगा। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, कंपटीशन कुछ भी हो जाए, आपको किससे मतलब है? आपको अपने सीट से मतलब है। आपका नजर किस पे होना चाहिए? तो सर आपका नजर मछली के आंख पे होना चाहिए। क्या कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई पड़ रही है और उस आंख पे तीर चलाने के लिए, उस आंख पे तीर चलाने के लिए जितनी भी विद्या सीखनी पड़ेगी, सर उस विद्या को सीखने का प्रयास कीजिए। और मेरे मित्र, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो इस हार के डर को साइड करते हुए चिला जी, आज से, अभी से ये प्रण लीजिए कि अगर आपके अपने जीवन को परिवर्तित करना है तो कहीं ना कहीं क्या करना होगा, आप अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है सर उसको बूस्ट करना होगा। और जो आपकी प्राइमरी वर्क है, प्राइमरी वर्क क्या है, तो सर अपने लक्ष्य पे केंद्रित होकर के अपना कर्म करना। तो आपका कर्म क्या है सर? पढ़ाई करना। तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र, आपकी जो कुछ भी वीक पॉइंट है, जो कुछ भी आपकी स्ट्रेंथ है, उन सभी पे काम करते हुए सर अपने कर्म पे फोकस कीजिए। और मेरे ख्याल से अगर आप सही तरीके से अपना 100% दे दिए तो वैकेंसी कुछ भी रहे, कंपटीशन कुछ भी रहे, रिजल्ट के हकदार आप जरूर रहेंगे। बहरहाल, आज के इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आप सबों के सामने है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ठहर के। हम लोगों ने इससे पीछे के सेशन में किसकी चर्चा करा? आप कहेंगे गुरुजी हम लोगों ने बल की चर्चा करा और हम लोग F इक्वल टू क्या कहें? आप कहेंगे सर हम लोगों ने F इक्वल टू ma कहा।
मेरे मित्र आप सभी ने कई बार ये डिस्कस करा कि गुरुजी बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिली और जो बल के लिए व्यंजक है F = ma ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिली। लेकिन मेरे मित्र आप सबों को यहां पे समझना होगा कि जब हम लोग बात करते हैं इस फोर्स की, तो आपके पास तो इतनी जानकारी आ गई है कि सर किसी भी वस्तु में गति का कारण कौन बनेगा? असंतुलित बल बनेगा। और अगर किसी वस्तु पर बल लगेगा तो क्या होगा? वस्तु का वेग परिवर्तित होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर बॉडीज आर एक्सेलरेटेड when the force are exerted on a object then the object are accelerated। मतलब जैसे ही कोई बल किसी वस्तु पर लगेगी, जो हमारा वस्तु है वो क्या होगा चला? आप कहेंगे गुरुजी त्वरित होगी। तो मेरे मित्र ये चीजें आप कल के सेशन से बहुत ही अच्छे से वाकिफ हो। सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ये न्यूटन साहब को गति नियम देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि मेरे मित्र गैलीलियो साहब भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के पोजीशन और उसके यूनिफॉर्म मोशन को लेकर के क्या कर रहे थे? अपना स्टडी कर रहे थे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और गैलीलियो साहब का यह मानना था कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है या फिर कोई भी वस्तु एक समान गति की अवस्था में है, तो उस वस्तु के इस स्थिर और समान गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए कोई बाह्य बल की जरूरत नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो अगर ये हमारा कोई क्या है सर? टेबल है। ये कोई हमारा क्या है? टेबल है। और इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये स्थिर अवस्था में होगा। तो ये स्थिर अवस्था में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि इस पे कोई बाह्य बल कार्य न किया जाए। और मेरे मित्र साथ ही गैलीलियो साहब ने यह भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति या वस्तु, मान लीजिए कि आप ही इस सतह पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या कर रहे हैं सर? मूव कर रहे हैं। और हम ये थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो सतह है आपका वो पूरी तरीके से फ्रिक्शनलेस है। तो फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको कल के सेशन में बताया है कि जब भी हम फ्रिक्शन की बात करेंगे हम क्या कहेंगे कि सर घर्षण जो है वो एक विरोध करने वाला बल है। ये किसका विरोध करता है सर? किसी भी वस्तु के गति का विरोध करता है। अब घर्षण तभी उत्पन्न होगा जब दो वस्तु संपर्क में आएंगे। जैसे एक हाथ ये और एक हाथ ये, अगर हम इसके ऊपर चलना चाहेंगे तो सर हमारे इस हाथ की मोशन आगे की ओर होगी, लेकिन इसका जो इरेगुलर सरफेस है वो क्या करेगा सर? इसका जो गति है उसका अपोज करेगा। तो घर्षण क्या होता है सर? तो किसी भी वस्तु के गति का विरोध करने वाला बल होता है। तो मेरे मित्र यहां पे अगर हम ये मान लें कि ये जो हमारा सतह है वो पूरा क्या है? घर्षणहीन है। क्या है? घर्षणहीन, यानी कि फ्रिक्शनलेस है। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो अगर हम इस सतह पे कितना मीटर, मान लीजिए कि 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं, तो हम इसी वेग से चलते रहेंगे और हमें इस वेग से चलने के लिए किसी भी अन्य बल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से समझिएगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत कहां से हुई? ऐसे नहीं हो गई, हम लोग सीधे पढ़ लेते हैं। और कई छात्र तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को भी गलत तरीके से डिफाइन कर रहे होते हैं। कई छात्र तो छोड़ दीजिए, कई जो सर मतलब आपको बता रहे होते हैं वो भी गलत तरीके से परिभाषित कर रहे होते हैं। सही तरीका क्या है उसी को सीखेंगे हम लोग। क्या कहा जा रहा है मेरे मित्र कि गैलीलियो ने यह बताया कि अगर हम लोग किसी भी वस्तु के स्थिर अवस्था की बात करें तो सर स्थिर अवस्था में बने रहने के लिए उसको कोई फोर्स की जरूरत नहीं होती है। और अगर कोई वस्तु या व्यक्ति एक समान चाल से चल रही है तो उसके इस एक समान चाल को बनाए रखने के लिए भी कोई बल की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, एक समान गति से गति कर रहा है तो वो क्या होगा सर? गति करते ही रहेगा। लेकिन मेरे मित्र यहां पे सवाल किस बात का था? तो सर वास्तविक जीवन में हम लोग ऐसा कोई मतलब सरफेस बना ही नहीं सकते जो पूरे से पूरे क्या हो सर? फ्रिक्शनलेस हो। और अपने रियलिस्टिक लाइफ में हम लोग मतलब शून्य असंतुलित बल की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो सवाल यहां पे फंस रहा था। तब तक गैलीलियो बाबा का क्या हो चुका था? तो सर जो रिटायरमेंट की पोजीशन है वो आ चुकी थी। कौन आए उस वक्त? सर उस वक्त आए फिर न्यूटन साहब। कौन आए? न्यूटन साहब आए। मेरे मित्र ये न्यूटन साहब ने क्या करा? तो गैलीलियो का जो आइडिया था, न्यूटन साहब ने क्या करा? तो गैलीलियो साहब का जो आइडिया था कि कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो एक समान चाल से वो चलते रहेगी, उस चीज को पूरी तरीके से इन्होंने पकड़ा और उसको समझा और फिर उन्होंने उसके इसी आइडिया को एक नियम के रूप में पिरो दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गति का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? गति का नियम कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखिएगा कि गैलीलियो के आइडिया से प्रेरित होकर के न्यूटन साहब ने क्या करा? 1687 ईस्वी में
कब चला? 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक बुक में। क्या करा सर? प्रिंसिपिया नामक बुक में, प्रिंसिपिया नामक बुक में क्या करा? तो सर लॉज ऑफ मोशन को प्रतिपादित किया, यानी कि जो गति के नियम थे उसको प्रतिपादित किया। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि गुरुजी ये जो लॉज ऑफ मोशन थे वो कितने थे? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? लॉज ऑफ मोशन की, लॉज ऑफ मोशन की, तो हम सभी क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि गुरुजी ये 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? आप सभी ध्यान में रखिएगा, प्रथम गति नियम। क्या बोलते हैं? प्रथम गति नियम। दूसरा को क्या बोलते हैं? द्वितीय गति नियम, जिसको हम लोग सेकेंड लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। चला, तीसरा को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर तृतीय गति नियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? थर्ड लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, और आपके मन में कहीं ना कहीं आ भी रहा होगा कि गुरुजी ये चीजें तो हम सबों को मालूम है कि न्यूटन साहब ने 3 गति नियम दिए थे, और यह सवाल पूछा जाता है कि न्यूटन साहब ने कितने गति नियम दिए थे? तो आप कहेंगे 3। सवाल यह है कि प्रथम गति नियम में न्यूटन साहब ने क्या बताया? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में क्या बताया। बस आपको इसी तरीके से याद रखना है, और यकीन मानिए आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में क्या बताया न्यूटन साहब ने? कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो क्या होगी सर? स्थिर ही रहेगी। एक समान गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था को बनाए रखेगी। कब तक? तो सर जब तक इस पे कोई बाह्य बल कार्य न करे, जब तक इस पे कोई बाह्य बल कार्य न करे। हम लोग क्या कहते हैं सर? जब भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं सर किसी वस्तु की स्थिति जो है वो स्थिर या गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था को बनाए रखती है। कौन सी गति की अवस्था? एक समान गति की अवस्था। ये चीज कहना जरूरी होगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन कहता है चला कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगा, और अगर कोई वस्तु एक समान गति से किसी सतह पे गति कर रहा है तो वो एक समान गति से गति करते ही रहेगा। कब तक चला? तो सर जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, यानी कि जब तक कोई उसे बाहर से फोर्स न दिया जाए। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहां पे बाह्य बल लगाने से स्थिर जो वस्तु है वो क्या होगा? आप कहेंगे सर जी विराम में आ जाएगा, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल। अब मेरे मित्र अगर ये ऑब्जेक्ट आपका 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, या ये व्यक्ति 40 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, तो जैसे ही हम बल लगाएंगे तो संभव है कि इसकी वेग घट जाएगी या बढ़ जाएगी, दोनों हो सकता है, परिवर्तित होगी। हम अगर पीछे से लगा रहे हैं तो सर क्या कहेंगे? वेग जो है हमारा वो बढ़ जाएगा। अगर इधर से लगाएंगे तो कहेंगे वेग घट जाएगा। तो हम इधर से लगा रहे हैं तो आप कहेंगे सर इसका तो वेग बढ़ जाएगा, मतलब सर इसका कुछ ना कुछ वेग जो है वो भी हो जाएगा। मेरे मित्रों चूंकि बाह्य बल लगाने से वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी न्यूटन के प्रथम गति नियम से क्या मिलती है? आप ध्यान में रखिएगा, बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। तो आपके एग्जाम में कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि बल की परिभाषा प्रथम गति नियम से। क्यों? क्योंकि सर आपने कल बताया है कि बल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सर बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में लगकर या तो उसकी स्थिति में परिवर्तन ला देता है या फिर लाने की चेष्टा करता है। तो सर स्थिति कौन सी होगी? आप कहेंगे एक समान गति की या स्थिर बल लगेगा, तो सर आप कहेंगे सर अगर स्थिर है तो गति में आ जाएगा, और अगर गति में है तो उसका गति परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि यह चीज बल लगाने से होगी, और इस बात की पुष्टि किसके द्वारा किया जा रहा है? न्यूटन के प्रथम गति नियम से। इसीलिए हम लोग न्यूटन के प्रथम गति नियम के बारे में क्या कहते हैं कि सर इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट मेरे मित्र याद रखिएगा कि आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, और किसी भी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना उसका क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। और मेरे मित्र जो अवस्था में परिवर्तन होगा वो किसके वजह से होगा? बल लगाने की वजह से होगा। अब बल लगाने की वजह से वो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा, इसलिए इसको हम लोग जड़त्व कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि चला जी प्रथम गति नियम को हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? आप कहेंगे प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर व्हाट इज सेकेंड लॉज ऑफ मोशन? मेरे मित्र बहुत ही सरल है। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में सीधे सीधे ये कहा जाता है कि अगर हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और इसका द्रव्यमान m है और इस पे हम कोई फोर्स F लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन एक समान गति में है, एक समान गति में तो उसके वेग में परिवर्तन होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर इफ द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट
देन द ऑब्जेक्ट आर एक्सेलरेटेड, जो हमारा वस्तु है वो क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। जैसे ही फोर्स लगेगा वस्तु के ऊपर, वस्तु क्या होगी सर, त्वरित होगी। तो मेरे मित्र सेकेंड लॉज ऑफ मोशन सीधा सीधा ये कहता है कि वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो मेरे मित्र कहा जाए, अगर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये m द्रव्यमान की ऑब्जेक्ट है और अगर इस पे F बल लगाया जाए तो क्या होगा सर, ये A त्वरण से त्वरित हो जाएगा। क्या होगा, A त्वरण से त्वरित हो जाएगा। तो मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, यहां पे जो बल होगा वो वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होगा और साथ ही वस्तु का जो त्वरण है उसके भी समानुपाती होगा। और इसी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं सर जी, F इक्वल टू के एम ए होता है और K का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो क्या कहते हैं सर, F इक्वल टू एम ए कहते हैं। क्या कहते हैं, F इक्वल टू एम ए कहते हैं। चला जी याद रखिएगा कि ये F इक्वल टू एम ए कहां से मिल रहा है, तो सर जब हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉज ऑफ दूसरे गति नियम की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर न्यूटन का जो दूसरा गति नियम था उसके अनुसार किसी वस्तु पर लग रहा जो बल होता है वो उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है और किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण जो है वो भी क्या होता है सर, बल के समानुपाती होता है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि आप सबों को मालूम है कि A इक्वल टू भी माइनस यू बटा टी होता है, तो यहां पे अगर हम F इक्वल टू एम है और A के जगह भी माइनस यू बटा टी कर दें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा एम भी माइनस एम यू बटा टी। मेरे मित्र ये एम भी वस्तु का द्रव्यमान और वेग गुणनफल, वस्तु का द्रव्यमान और यू प्रारंभिक वेग सर गुणनफल। तो क्या है एम भी माइनस एम यू, आप कहेंगे सर इसको पहला संवेग अंतिम संवेग और इसको पहला संवेग, तो F इक्वल टू हम लोग P2 माइनस P1 बटा टी कहेंगे। चला जी आप सभी ध्यान में रखिएगा कि न्यूटन के सेकेंड लॉज ऑफ मोशन को हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी हो रहा है और बल इक्वल टू जो है हमारा वो संवेग में परिवर्तन की दर भी है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर जो द्वितीय गति नियम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेग का नियम भी कहते हैं, या न्यूटन के द्वितीय गति नियम से ही हमें क्या मिलती है, तो सर संवेग के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन कैसे होगा सर, बल की दिशा में होगा। और साथ ही आप क्या ध्यान में रखेंगे कि जो F इक्वल टू एम ए है वो बल के लिए जो आपको व्यंजक है, इक्वेशन है, वो कहां से मिला, आप कहेंगे सर सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से मिला। तृतीय गति नियम की बात करेंगे मेरे मित्र, आप सिंपल सोचो कि ये आपका कोई दीवार है और दीवार पे आप जो बल लगाएंगे सर, आप जितना बल लगाएंगे उतना ही बल क्या करेगा, तो सर दीवार भी आपके ऊपर लगाएगा। मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी, प्रत्येक क्रिया के बराबर और क्या होगी सर, विपरीत प्रतिक्रिया। तो हम कहेंगे सर F इक्वल टू क्या होगा, माइनस F होगा। और ध्यान में रखिएगा न्यूटन के तृतीय गति नियम को हम लोग क्या कहते हैं, चिला न्यूटन के तृतीय गति नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। अब मेरे मित्र न्यूटन लॉ से संबंधित अगर सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो ये तीनों लॉ का बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी था। अब आइए अपने सवाल पे, और मेरे मित्र सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। पहला ऑप्शन क्या है कि सर जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पैडल चलाना बंद करने के बाद साइकिल धीमी हो जाती है, किसके वजह से, घर्षण बल के वजह से। तो यहां पे साइकिल की जो एक समान गति है उसका विरोध कौन कर रहा है, आप कहेंगे घर्षण बल कर रहा है। तो क्या इसके बारे में आपको मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ में बताया, आप कहेंगे नहीं। आपने क्या बताया कि सर ये चीज तो पूरी तरीके से सत्य है कि पूरी तरीके से फ्रिक्शनलेस सरफेस पैदा करना या उत्पन्न करना बहुत ही कठिन है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि शून्य असंतुलित बाह्य बल जो है वो मतलब कल्पना करना ही बेकार है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो कहा जा रहा है कि जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि घर्षण बल जो है वो कार्य कर रही है। आप कहेंगे सर ये तो नहीं होगा। दूसरा है कि तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब क्रिकेट के मैदान में क्रिकेटर खेल रहा होता है और बॉल ऊपर की ओर जाता है तो जो क्षेत्ररक्षक फील्डर होता है वो अपने हाथ को ऐसे करता है, वो क्या करता है सर, तो सर संवेग में जो परिवर्तन है उसके समय को इंक्रीज करता है ताकि बल का प्रभाव जो है सर उसको क्या हो सर, कम महसूस हो। क्यों, क्योंकि अगर सर अचानक से संवेग में परिवर्तन होगा तो चोट ज्यादा लगेगा और धीरे धीरे होगा तो क्या होगा सर, कम लगेगा। तो वो बल के प्रभाव को कम करने के लिए करता है। तो कहीं ना कहीं
इस ऑप्शन के लिए हम लोग अगर संवेग की बात करेंगे तो किस में घुस जा रहे हैं सर? न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन में घुस जा रहे हैं। लेकिन चर्चा किसकी करनी है सर? गति के पहले नियम की करनी है। तो आप कहेंगे गुरुजी ये भी नहीं होगा। तीसरा है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। अब मेरे मित्र यहां पे सुनिएगा, अभी जस्ट आप लोगों ने क्या कहा कि सर जो न्यूटन का पहला गति नियम है इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व का नियम, जड़त्व क्या है? प्रत्येक वस्तु का वह गुण जो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मेरे मित्र जब आप किसी बस में बैठते हो और जब आप बैठते हो तो आपका जो पैर है वो बस के सतह से जुड़ जाता है, और जैसे ही बस खुलती है तो आप क्या होते हैं सर? पीछे की ओर झुक जाते हो। क्यों? क्योंकि सर बस जब विराम में थी तो सर उसके साथ ही आपका पूरा बॉडी क्या था सर? विराम में। मान लो आप यहां पे बैठ गए पूरा एकदम सही तरीके से, और बस जैसे ही खुली, जैसे ही खुलेगी आगे बढ़ेगी तो बस का जो सरफेस है, बॉडी सरफेस है, वो भी आगे बढ़ेगा, यानी कि वो तो सर मोशन में आ गया। लेकिन बस से जुड़ा हुआ जो आपका बॉडी का मतलब पार्ट है वो क्या है सर? विराम में है। तो वो क्या चाहेगी? हम विराम अवस्था में ही बने रहे। इसीलिए बस आगे बढ़ती है तो हम लोग क्या होते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। और मेरे मित्र हम सभी क्या कहेंगे? हम सभी कहेंगे कि गुरुजी फिर तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा, यानी कि ये विराम का जरूरत हो जाएगा। बिल्कुल। तो जो सवाल करा जा रहा है कि न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है, तो कहा जा रहा है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ये सर क्या है? न्यूटन के पहले नियम को दर्शाता है। जबकि रॉकेट लॉन्च करना ये किस पे होगा? आप सभी ध्यान में रखिएगा, थर्ड लॉज ऑफ मोशन पे। किस पे सर? थर्ड लॉज ऑफ मोशन पे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो पाया होगा। हाँ बिल्कुल, आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी इस क्वेश्चन में बहुत समय ले लिए, इसलिए ले लिए कि हमें अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन समझना है तो पहले बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो कई बार पढ़ चुके होंगे, जो रिवीजन भी कर चुके होंगे। कई छात्र ऐसे होंगे जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चला जी सभी को एक साथ लेकर के चलने की। और हाँ, बस एक ही चीज कहेंगे कि अगर आप चीजों को समझ रहे हैं, चला आपको लग रहा है कि वीडियो से फायदा हो रहा है, तो वीडियो को आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। बहरहाल आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? बताइए, ना कहिएगा। और आप कहेंगे कि गुरुजी इसको न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जैसे ही संवेग परिवर्तन की दर की बात की गई, हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये न्यूटन का क्या है सर? दूसरा गति नियम है। अच्छा, इसको जरा सा और इलोबरेट कर लीजिए। मेरे मित्र ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? अगर हम लोग बात करते हैं सर संवेग की, तो याद रखिएगा इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। चिला, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। क्या कहते हो कि गुरुजी ये जो मोमेंटम होता है ये वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है। मोमेंटम क्या होता है? वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, यानी कि m इंटू भी होता है। क्या होता है सर? m इंटू भी। मेरा मित्र ध्यान देना कि मान लो कि ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान कितना है? m। कितना है सर द्रव्यमान? m। और ये पहले जो है चिला किस वेग से चल रहा है? u वेग से चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बताया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और प्रारंभिक स्थिति से ये किस वेग से चल रहा है? सर u वेग से। तो u क्या हो जाएगी इसकी? आप कहेंगे प्रारंभिक वेग हो जाएगी। सर जी क्या होगी? प्रारंभिक वेग हो जाएगी। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दो यहां पे कि अगर ये इसी वेग से चलते रहे तो क्या इसे कोई बाह्य बल की जरूरत होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन मेरे मित्र जैसे ही हम इसके वेग के दिशा में एक बल लगाएंगे तो इसकी वेग क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर जी परिवर्तित हो जाएगी। अगर u है तो इसका अंतिम वेग भी कुछ ना कुछ होगा। आप कहेंगे 100% होगा। होगा क्या? क्या होगा चला? आप कहिएगा भी होगा सर जी। तो मेरे मित्र अगर हम आपको ये कहें कि ये जो वस्तु है जो पहले आपका किस वेग से चल रहा था? m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से चल रहा था, तो प्रारंभिक स्थिति में इसकी संवेग क्या होगी? आप कहेंगे गुरुजी प्रारंभिक स्थिति में इसकी संवेग p1 जो है वो mu के बराबर होगा, और अंतिम स्थिति में इसकी संवेग क्या होगी? तब कहेंगे सर अंतिम स्थिति में इसका वेग भी हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर दूसरा संवेग हमारा m भी होगा। दूसरा संवेग क्या होगा? m भी होगा। अब मेरे मित्र इस mu से m भी होने में इसको कुछ ना कुछ समय तो जरूर लगा होगा। कुछ ना कुछ समय तो जरूर लगा होगा। मान लीजिए कि वो समय कितना लगा? t लगा। कितना लगा सर? t लगा।
तो मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। मतलब बल अगर हेने लग रहा है तो परिवर्तन होने नहीं होगा चला, एन ही होगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी जब यहां पे न्यूटन के सेकेंड लॉज ऑफ मोशन के थ्रू यह कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर लग रहे बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो संवेग में परिवर्तन को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बटा क्या कहिएगा, सर जी दर कह रहे हैं तो समय कहेंगे। आप कहोगे कि सर ये जो संवेग में परिवर्तन है इसी को डेल पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और चूंकि संवेग आपका P1 है और P2 है, तो आप कहिएगा गुरुजी जो हमारा डेल पी होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर जी P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। क्या कहिएगा कि सर अगर हम इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग यहां पे हम ये कह दें कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P2 माइनस P1, संवेग में परिवर्तन की दर तो P2 माइनस P1 बटा T, P2 माइनस P1 बटा T। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम इसी फार्मूला से यहां पे ये कहें कि ये जो हमारा F है इसको हम लोग क्या करते हैं, तो सर P2 और P2 माइनस P1 है तो K नियतांक आएगा, K का वैल्यू 1 होता है, तो आप ये कहेंगे कि सर हम F इक्वल टू P2 माइनस P1 बटा T भी लिख सकते हैं। अगर हम इस नियतांक को हटाएंगे तो चला यहाँ पे K आएगा, K को हम लोग क्या मान सकते हैं सर 1 वैल्यू, कैसे आता है वो भी हम आगे बताएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि सर संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती है, बल के समानुपाती, और ये परिवर्तन की दर होगी बल की दिशा में होगी। तो जो सवाल करा जा रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को कहा जाता है, आप कहेंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। और चला जी आप इसी फॉर्मूला से चाहेंगे तो क्या करेंगे सर F इक्वल टू ma भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो सर P2 ये क्या है आपका, आप कहेंगे सर P2 हमारा mv, P1 क्या है आप कहेंगे mu, अब बटा क्या हो जाएगा T, और सर यहां पे क्या लिखना है आपको F इक्वल टू ये, तो आप कहेंगे सर F इक्वल टू m कॉमन ले लीजिए, v माइनस m कॉमन लेंगे चला तो m इंटू वी माइनस यू, अब बटा क्या हो जाएगा t, v माइनस यू बटा t होता है। आप कहेंगे गुरुजी F इक्वल टू हमारा ma आ गया, F इक्वल टू हमारा क्या हो गया ma आ गया। तो ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा। बहरहाल अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, बल के प्रभावों को समझाने में सहायक होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। क्या होगा चिल्ला, अब तो आप बहुत सारे कंसेप्ट सीख चुके हैं। क्या कहोगे कि गुरुजी जो पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करती है, यह तो न कर रहा है। काहे नहीं कर रहा है, काहे कि यहां पे कहा जा रहा है कि दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ में दो ऑब्जेक्ट की हम यूज नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा m द्रव्यमान का u वेग से गतिमान है तो इस वेग को बदलने के लिए हमें क्या करना होगा सर, हमें बल लगाना होगा। तो यहां पे दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर तो इसका कोई प्रभाव ही नहीं है। दूसरा में कहा जा रहा है कि जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, आप कहेंगे गलत बात है। न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन को किससे जाना जाता है चला, जड़त्व के नियम से, यानी कि लॉज ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। अब है तीसरा कि बल के प्रभावों को समझाने में सहायक है। यह बात बिल्कुल सत्य है। क्यों, क्योंकि सर अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, इफ वी कैन एक्सर्टेड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट आर एक्सेलरेटेड। मतलब अगर हम किसी m द्रव्यमान के वस्तु पर बल लगाएंगे तो सर वस्तु जो है वो क्या हो जाएगा सर, त्वरित होगा। क्या होगा, त्वरित होगा। आप कहेंगे गुरुजी त्वरित कैसे होगा, मेरे मित्र ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तब प्रारंभिक वेग आप कहिएगा 0, अब बल लगाए तो सर जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, और ये होने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा।
आप कहेंगे सर बिल्कुल लगा होगा। तो जरा सा ये बताइए हमको कि आपको प्रारंभिक वेग मालूम है और अंतिम वेग मालूम है और समय दे दिया गया है कि कितना देर में ये वेग परिवर्तित हुआ है, तो त्वरण नहीं निकाल लीजिएगा। तो हम आपको समझा रहे हैं कि सर न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है वो सीधे सीधे बल के प्रभाव को बताता है, जिसमें ये हम समझ सकते हैं कि वस्तु पर बल लगेगी तो बल क्या, वस्तु पे बल लगेगी तो वस्तु क्या हो जाएगी सर, त्वरित हो जाएगी। अगर वो विराम अवस्था में भी है तो क्या होगी सर, त्वरित होगी। 5 - 0 अब बटा आपका कुछ समय रह जाए 2-4 सेकंड, तो डिवाइड नहीं कर दोगे, एक्सेलरेशन नहीं मिल जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है, नहीं। ऊर्जा संरक्षण नियम की बात करेंगे तो इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसको सिर्फ और सिर्फ इसके एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। और मेरे मित्र, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप बैटरी की बात करते हो तो केमिकल एनर्जी किस में बदल जाती है सर जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। कई जगह पे आप बात करते हो सर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में बदल जाती है, तो सर किसी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करा रही है तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। they can be transferred from one form to another form, but they never will be created or destroyed। मतलब ये एक जगह से एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर तो हो जाएगा, लेकिन ये ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको सर नष्ट किया जा सकता है। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा सरल सा सवाल। क्या कहोगे, न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है बताओ। अब इसमें हमें कोई कंसेप्ट देना पड़ेगा क्या? आप कहेंगे सर F = ma। क्या होगा? F = ma। बाद बाकी मेरे मित्र F = ½ mv²। ये सब क्या है सर, तो बल के व्यंजक का गलत है, बल के व्यंजक का गलत इक्वेशन है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बहरहाल अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 की निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। मेरे मित्र, यहां पे आपको किसकी चर्चा करनी होगी? न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन की चर्चा करनी होगी। बचपन में या अभी भी जब आप लोग क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं या घर में बैठे हुए हैं तो बॉल को ऐसे लेते हो, दीवार पे मारते हो, दीवार फिर से बॉल आपको देता है, और मतलब आप उसका कैचिंग प्रैक्टिस करते हो या फिर किसी मतलब रोलर से लटका करके आप बॉल को मारते भी हो सर, तो भी क्या होता है, बॉल आपके पास तक आता है। मेरे मित्र, यहाँ पे जो ये एक आपका एग्जांपल है कि बॉल को आप दीवार पे मारते हो और दीवार से बॉल आपके पास रिटर्न आता है, इसलिए आता है कि जिस फोर्स से आप दीवार पे बॉल को बॉल से हिट कर रहे हो सर, उसी फोर्स से दीवार भी क्या कर रही है, बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में हिट कर रही है। और मेरे मित्र, यहाँ पे क्रिया के प्रति, एक्शन के प्रति रिएक्शन हो रहा है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन की। किसकी बात करते हैं चिला? न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन की। तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और क्या होती है सर, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। याद रखिएगा कि न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन में क्या होती है सर, दो ऑब्जेक्ट शामिल होती है और दोनों ही वस्तु पे जो बल लगता है उसका परिमाण समान होता है, लेकिन दोनों का जो बल लगने का डायरेक्शन होता है वो विपरीत होता है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे सर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा, बस इस फोर्स का जो परिमाण होगा वो क्या होगा सर, सेम होगा, और जो बल की दिशा होगी वो अलग अलग होगा। और सर इस कंडीशन में बल दो अलग अलग वस्तु पे लगेगी, यानी कि अगर हम यहां पे सर लगा रहे हैं तो सर हम इस पे बल लगा रहे हैं तो सर ये ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर बल लगाएगा। ये अगर क्रिया बल है तो ये हमारा प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि न्यूटन के थर्ड लॉज ऑफ मोशन से हम लोग क्या कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत प्रतिक्रिया में बल का परिमाण समान होता है, लेकिन बल जो है वो दो अलग अलग वस्तु पे विपरीत दिशा में लग रही होती है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है, आप सभी कहेंगे सर तीसरा गति नियम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? गति के होगा, गति के तीसरे नियम के लिए सही है। बल एक ही निकाय पर लागू होता है, आप कहेंगे नहीं। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि अगर ये कोई हमारा दीवार है और इसको हम क्या कर रहे हैं सर,
धकेल रहे हैं एफ फोर्स से, तो ये दीवार भी हमारे ऊपर क्या लगाएगा, एफ फोर्स लगाएगा। तो कहा जा रहा है कि बल एक ही निकाय पर लागू होता है, नहीं, न्यूटन के तृतीय गति नियम में या तीसरे गति नियम में जो बल लागू होता है चिल्ला, वो अलग अलग वस्तुओं पे होता है। बस क्या होता है सर, परिमाण समान होता है लेकिन बल लगने का डायरेक्शन अलग अलग होता है। कहा जा रहा है कि बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, नहीं, बल जो है वो दो विपरीत निकाय पर, सॉरी, दो निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। यहां पे है कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और यहां कहा जा रहा है कि बल दूरी पर निर्भर करता है। मेरे मित्र, इसकी चर्चा तो अभी कहीं पे हमने करा ही नहीं है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इस अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। बताइए, ये न्यूटन का द्वितीय गति नियम है। क्या कहेंगे कि सर जैसे ही कहा जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर न किया जाए, तो ई बात का व्याख्या जो है वो कौन कर रहा है, आप कहिएगा न्यूटन का प्रथम गति नियम। चला जी, याद रखो कि ये जो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, तो हमने तो सिर्फ एक बार फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन और सेकंड लॉज ऑफ मोशन और थर्ड लॉज ऑफ मोशन के बारे में आपको समझाया, लेकिन क्वेश्चन के साथ आप बार बार चीजों को रिपीट कर रहे हो। अगर आप पूरा सेशन देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि लॉज ऑफ मोशन में आपको फिर कभी दिक्कत होगी। अगला देखिए, ऑप्शन क्या कह रहा है कि जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी। जैसे ही चिल्ला समान गति की बात कर दी गई तो हम कहेंगे सर एक समान चाल की बात की जा रही है। और अभी तो हमने आपको गला फाड़ के बताया है कि किसी भी वस्तु के एक समान गति में बने रहने के लिए कोई बाह्य बल की जरूरत नहीं होती है। तो दूसरे ऑप्शन में जो कहा जा रहा है कि जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी, आप कहेंगे नहीं, जब शुद्ध बल लागू होगा तो वस्तु की गति परिवर्तित हो जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन गलत चला, बिल्कुल। तीसरा है कि वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी, यह बात बिल्कुल सही है। वस्तु के गति में परिवर्तन की दर, चला m द्रव्यमान का ये वस्तु है, u वेग से चल रहा है, अब बल लगा दिए आप, क्या हुआ सर, एक वेग v हो गया, तब इसका जो परिवर्तन की दर है यानी कि v माइनस u बटा t, मतलब वेग में परिवर्तन की जो दर है वो किसके समानुपाती है, तो सर लगे हुए बल के समानुपाती। चला जी, F इक्वल टू v माइनस यू बटा टी, कहिएगा सर A। और सर ये बल जो है वो वस्तु के द्रव्यमान के भी समानुपाती होती है। तो जो आपके तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी, बिल्कुल सही बात है चिला। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चौथा ऑप्शन में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर जो है वो शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। तो मेरे मित्र यहां पे जो गति के परिवर्तन की दर की बात की जा रही है वो शुद्ध बल की दिशा में और वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि यहाँ पे तीसरा ऑप्शन उस हिसाब से जिस हिसाब से ये चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। हाँ, बदल तो जाएगी, लेकिन चौथे ऑप्शन में और पूरा क्लियर कर दिया गया है कि किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर जो है वो शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक यानी कि समानुपातिक होती है। तो मेरे मित्र तीसरे ऑप्शन से ज्यादा बातों को क्लियर आपका ऑप्शन नंबर 4 कर रहा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो गलती अभी हमने करा, हम ऑप्शन पढ़ते आए और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे आए, तो आप पढ़ेंगे तो गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी, तो समानुपाती होती है। तो हम लोग कहेंगे सर शुद्ध बल समानुपाती होता है, शुद्ध बल लगाएंगे परिवर्तन की दर भी बढ़ेगी, ये बात भी सही है। लेकिन चौथे ऑप्शन में और अच्छे से कह दिया गया है कि वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में यानी कि जिधर हम बल लगाएंगे परिवर्तन भी सर उधर ही होगा। तो ये चीज यहां पे मेंशन नहीं था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 से ज्यादा पुष्टि कौन कर रहा है सर, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हमारा, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये चीज आप भी अपने एग्जाम में ध्यान में रखिएगा। जो भी ऑप्शन है पहले एक बार उसको पढ़ के संतुष्ट हो लीजिएगा, फिर उसको टिक कीजिएगा। बहरहाल आपका जो अगला सवाल है वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिए, जब हम लोग बात करते हैं कि सर जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, यह बात बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई चीज गतिशील है,
अगर कोई चीज गतिशील है तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि सर मान लीजिए कि बस जो चल रही है उसमें हम बैठे हुए हैं तो हमारी बॉडी भी गतिशील है। अब जैसे ही बस आपका ब्रेक लगाएगा तो मेरे मित्र बस जो है एट अ टाइम रुकने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा बॉडी क्या है सर, गतिशील है। तो बस के ब्रेक लगाने के साथ हमारा बॉडी तो नहीं रुक रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि सर हमारी बॉडी जो है वो अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए बस जो रुक रही होगी उसके बावजूद भी हम आगे की ओर झुक रहे होंगे। मतलब जब बस में ब्रेक लगेगा तो हम आगे की ओर झुकते हैं और जब बस खुलती है तो हम पीछे की ओर झुकते हैं। तो जो सवाल कहा जा रहा है कि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है, यह बात गलत है। बस में बैठे जब बस रुकेगी तो बस में बैठे यात्री को क्या होगा, आगे की ओर एक झटका लगेगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है, यह बात सही है, ठीक है। फिर है कि जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता रहता है, यह बात भी सही है। जब एक बस, यहां पे बम नहीं होगा चला, बस होगा, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर एक झटका लगता है, सर यह बात भी सही है। कहा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए गलत है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे मित्र। अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर खींचता है क्योंकि वह घबरा गया है। चला वो घबरा गया है, अगर वो घबरा गया होता तो एक देश को सिर्फ और सिर्फ 11 खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर रहा होता, वो वहां पहुंचता। आप कहेंगे सर ऐसा नहीं करता है। दूसरा है क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, नहीं मेरे मित्र, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल की अनुभव करता है, इसीलिए वो क्या करता है सर, अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, और इसीलिए हम लोग सही आंसर क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी कहेंगे। ये चीज मैंने आपको मतलब सेशन के शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर दिया था। अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 कि एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक, गोली की गतिज ऊर्जा से कम, गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर, शून्य। मेरे मित्र याद रखिए कि जब हम किसी राइफल या मान लीजिए सिंपली किसी बंदूक से गोली फायर करते हैं, किसी राइफल या सर किसी बंदूक से हम लोग गोली फायर करते हैं, तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा, आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि इससे जो बुलेट निकलती है, इससे जो बुलेट निकलती है सर, तो वो जैसे ही निकलती है ये क्या होता है सर, बंदूक आपका पीछे की ओर एक झटका देता है, बंदूक आपका क्या होता है सर, पीछे की ओर झटका देता है। तो मेरे मित्र आप सभी इस चीज को देखे होंगे या महसूस करते हैं कि सर जो बंदूक पीछे आती है वो कम वेग से आती है, जो बंदूक आती है पीछे वो क्या होती है सर, कम वेग से आती है, जबकि जो गोली आगे जाती है वो क्या होती है सर, ज्यादा वेग से जाती है। क्योंकि हम सबों को मालूम है कि K इक्वल टू क्या होता है हमारा, हाफ mv स्क्वायर, यानी कि गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम ये कहेंगे कि सर जिसका वेग ज्यादा होगा उसका जो है गतिज ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, राइफल की गतिज ऊर्जा या बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी। तो पहले ऑप्शन में है कि गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक, आप कहिएगा नहीं गोली की गतिज ऊर्जा से कम, बिल्कुल सही, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरे में है गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं, शून्य नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि जब बंदूक चली है तो इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या है, प्रतिघाती वेग यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी। ध्यान में रखिएगा कि यहां पे बंदूक के पीछे आने से संवेग संरक्षण सिद्धांत का भी पालन हो रहा होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर ये गोली हमारा m द्रव्यमान का है, अगर ये गोली हमारा m द्रव्यमान का है और इसका जो वेग है वो v है, और साथ ही वस्तु जो है वो हमारा कैपिटल M द्रव्यमान का है, और इसका पीछे की ओर जो जाने वाला वेग v है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गोली फायर होने पर बंदूक का जो पीछे आने का वेग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिघाती वेग कहते हैं। क्या कहते हैं सर, प्रतिघाती वेग कहते हैं, जिसको हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं चला, रिकॉइल वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं, और इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिएगा फॉर्मूला -mv/m होता है, जहां पे m क्या है, तो ये जो बड़ा वाला m है ये बंदूक का द्रव्यमान है। क्या है चिल्ला, बंदूक का द्रव्यमान है, और छोटा वाला जो m है वो गोली का द्रव्यमान, और ये जो v है सर क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे गोली का वेग है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल भी पूछ लिया जाता है।
ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि गोली के फायर होने पर राइफल के पीछे हटने की वेग आप कहेंगे प्रतिघाती वेग कहलाती है, जो -mv/m के बराबर होता है। अगला सवाल देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहा जा रहा है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, गति का द्वितीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम। चला जी याद रखिए कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है और उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, मतलब यह हुआ कि सर जो व्यक्ति बस में बैठा हुआ है वो बस के साथ विराम में है। जैसे ही बस गति की तो जो व्यक्ति का बॉडी है वो मोशन को अपोज करना चाहा, इसीलिए वो पीछे की ओर झुक गया। और ये कहां से मिलेगा? जड़त्व से मिलेगा। और मेरे मित्र इसको हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे विराम का जड़त्व। और जड़त्व का नियम कहां से मिलता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी गति का तृतीय नियम और गति का द्वितीय नियम तो हम सबों को मालूम है, लेकिन ये यहाँ पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होता है? आप सभी याद रखेंगे, संरक्षित रहता है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी कैन से दैट m1 into u1 प्लस m2 into u2 इक्वल टू m1 into v1 प्लस m2 into v2। ध्यान में रखिएगा, m1 पहला वस्तु का द्रव्यमान, u1 सर पहला वस्तु का प्रारंभिक वेग, m2 दूसरा वस्तु का द्रव्यमान, u2 दूसरा वस्तु का प्रारंभिक वेग, m1 पहला वस्तु का द्रव्यमान, v1 पहला वस्तु का अंतिम वेग, m2 दूसरा वस्तु का द्रव्यमान, v2 दूसरा वस्तु का क्या सर? अंतिम वेग। मेरे मित्र संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे हम लोग ये हमेशा याद रखेंगे कि इस सिद्धांत पे भी कई सारे जो सिस्टम होते हैं वो कार्य कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं सर रॉकेट के प्रोपल्शन की यानी कि प्रणोदन की, तो हम लोग कहते हैं सर न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन लगता है और संवेग संरक्षण सिद्धांत का भी वहां पे पालन होता है। और याद रखिएगा कि संवेग संरक्षण सिद्धांत को हम लोग न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन के सहारे क्या करते हैं सर? प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, या सर आप कह सकते हो प्रूफ करते हैं। अगला है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी, स्थिर रहेगी, तट की ओर चलेगी, डूब जाएगी। मेरे मित्र आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि गुरुजी व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट थर्ड लॉज ऑफ मोशन, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी सर? न्यूटन के तृतीय गति नियम की, तो हम लोग कहते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चला जी आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, मान लीजिए कि ये स्थिर पानी है और इसमें ये नाव पर खड़ा है। अगर मेरे मित्र ये तट की तरफ बढ़ेगा यानी कि किनारे की तरफ बढ़ेगा, तो सर जो आपका ये नाव है क्या करेगा सर? इस व्यक्ति के विपरीत दिशा में बल लगाएगा। अगर ये क्रिया बल F लगा रहा है तो सर ये प्रतिक्रिया बल -F क्या होगा कि सर ये इस नाव पे अगर तट की ओर चलेगा तो नाव तट से सर दूर भागेगा। तो पहले ही ऑप्शन में जो आपका कहा जा रहा है कि नाव तट से दूर चली जाएगी, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा ये चीज क्यों होगा? आप सभी कहेंगे सर ड्यू टू थर्ड लॉज ऑफ मोशन, ड्यू टू थर्ड लॉज ऑफ मोशन। तो चला जी ये चीजें आप सभी ध्यान में रखिएगा। बहरहाल तट की ओर चलेगी, आप कहेंगे सर ये नहीं होगा क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया लगेगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? बताइए इसमें कोई दिक्कत है? आप कहेंगे सर प्रथम नियम का अन्य नाम पूछा जा रहा है, इसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 की किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात n के समानुपाती होता है, यहां n का मान होना चाहिए। अब बहुत सारे मित्र को अगर एट रैंडम ये सवाल मिल जाए तो परेशान हो जाते हैं, जबकि परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चला आप सभी ध्यान में रखना कि जब यहां पे रॉकेट की बात की जा रही है तो रॉकेट
रॉकेट जो ऊपर की ओर जाता है वो किस सिद्धांत के सहारे? आप कहेंगे सर थर्ड लॉज ऑफ मोशन के सहारे। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर ये हमारा कोई रॉकेट है, चला ये अगर हमारा कोई रॉकेट है, तो आप सभी ये तो जानते हैं ना कि जो रॉकेट है ये किस प्रकार, इसको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए सर? आप कहेंगे फ्यूल चाहिए। मेरे मित्र जैसे ही इसके अंदर फ्यूल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है सर गर्म होती है या जलती है, तो ये क्या करती है सर? एग्जॉस्ट करती है, यानी कि आप कहते हो सर इसके गैस निकलती है। और आप क्या कहते हो कि सर ये जो गैस निकलने की स्पीड होती है, ये जो गैस निकलने की वेलोसिटी होती है, वो जितना ज्यादा होगी रॉकेट हमारा क्या होगा सर? उतना ही वेग से ऊपर की ओर भागेगा। मतलब ये हुआ कि सर ये जो गैस है वो क्या हो रहा है सर? क्रिया कर रहा है नीचे की ओर, जिसके बदले में प्रतिक्रिया स्वरूप ये रॉकेट हमारा ऊपर की ओर जा रहा है। तो रॉकेट के प्रणोदन में सर आपका न्यूटन के तृतीय गति नियम का उपयोग किया जाता है। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो रॉकेट की वेग होती है, जो रॉकेट का वेग होता है वो क्या होता है? तो सर जो इससे गैस एग्जॉस्ट होती है, यानी कि जो रॉकेट का वेग है वो गैस के वेग के n पावर का समानुपाती होता है। और यहां पे n का मान हम लोग कितना लेते हैं सर? 1 लेते हैं। तो आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखिएगा क्या कि रॉकेट का जो वेग है वो एग्जॉस्टेड गैस के n के घात का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जहां पे n का वैल्यू कितना होता है सर? 1 होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। मेरे मित्र याद रखिएगा कि न्यूटन का जो थर्ड लॉज ऑफ मोशन है उसका हम लोग उस मोशन की कल्पना प्रकाश के वेग के साथ अगर तुलना करके करेंगे तो सर नहीं हो सकता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि न्यूटन के नियम जो है वो आपका प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर जो कण होते हैं उसके लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते, यानी कि वहां पे ये लागू नहीं होते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। आपसे कहा जा रहा है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद डैश होता है। स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है, लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है, स्थिर नहीं स्थिर होता है। क्या होता है? सवाल यह है कि सर यहां पे कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद डैश होता है। तो पहला चीज तो आप सभी समझिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे रॉकेट के परनोद की, तो हम लोग क्या कहेंगे सर? रॉकेट पे जो लग रहा ऊपर की ओर थ्रस्ट बल है वही क्या कहलाता है सर? रॉकेट का परनोद कहलाता है। और मेरे मित्र रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? आप कहेंगे तृतीय गति नियम पे। तो जितना वेग से हमारा ये एग्जॉस्टेड गैस बाहर आएगा सर उतनी ही तेजी से ये ऊपर की ओर जाएगा। अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो रॉकेट के ऊपर लग रहा थ्रस्ट होता है इस पे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्या होता है सर? कम होता है, जिस वजह से ये थ्रस्ट हमेशा क्या होती है सर? स्थिर होती है। चूंकि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं है या हम लोग नग्न मान के चलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसको नीचे की ओर कोई बल खींच नहीं रहा है। और ये चल रहा है किसके हिसाब से? एग्जॉस्टेड गैस के वेलोसिटी के हिसाब से। तो हम कहेंगे सर ये थ्रस्ट स्थिर रहेगी तभी तो ये ऊपर जा पाएगी। मतलब साफ है जो कहा जा रहा है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बल के अभाव में रॉकेट का जो परनोद होता है वो क्या होता है? आप कहेंगे सर कांस्टेंट, यानी कि स्थिर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर हम लोग थ्रस्ट की बात करते हैं तो यहां पे रॉकेट तो आपका डायरेक्टली ऊपर जाता है, तो आपने बड़े आसानी से समझ लिया। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर हम लोग फिजिक्स में थ्रस्ट की बात करते हैं तो कहते हैं सर किसी सतह के लंबवत लगने वाला बल को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, परनोद कहते हैं। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई आपका एरोप्लेन चल रहा होता है तो एरोप्लेन जो आगे बढ़ता है सर वो भी किसकी वजह से? थ्रस्ट की वजह से ही। और यहां पे भी मेन भूमिका किसका होता है? ड्रैग का होता है। किसका होता है? ड्रैग का होता है। और आप सभी ध्यान में रखिएगा अगर हम एरोप्लेन से संबंधित या रॉकेट से संबंधित थ्रस्ट की बात करेंगे तो आप कहेंगे थ्रस्ट इज अ मैकेनिकल फोर्स जनरेटेड बाय द इंजिन्स टू मूव द एयरक्राफ्ट थ्रू एयर। यानी कि जो आपका थ्रस्ट है वो एक प्रकार का यांत्रिक बल है। थ्रस्ट क्या है? एक प्रकार का यांत्रिक बल है जो रॉकेट या एयरक्राफ्ट के इंजन के थ्रू क्या होता है? उत्पन्न होता है। और वो बल क्या करता है सर? तो सर उसको हवा में चलने में या उड़ने में मदद करता है।
अगला सवाल देख लीजिएगा मेरे मित्र, क्या पूछा जा रहा है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाले ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। मेरे मित्र आप सभी से कहा जा रहा है कि कोई ऊंची छलांग मतलब लॉन्ग जंप करना चाहता है, और आप लोग भी करते होंगे। अगर आप आर्मी वगैरह के ग्राउंड में जाते होंगे सर दौड़ उड़ में, तो देखते होंगे सर ऊंची कूद लंबी कूद सब करते रहता है। ऊंची कूद लंबी कूद से पहले सभी धावक को या जो प्रैक्टिशनर होते हैं उसको क्या देखते हैं कि सर वो दौड़ लगा रहा होता है। सवाल ये है कि सर वो किस लिए दौड़ लगा रहा होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऊंची छलांग लगाने के लिए जो दौड़ रहा होता है वो इसलिए ताकि उसे क्या हो, गति का जड़त्व प्राप्त हो सके। क्या हो सर, गति का जड़त्व प्राप्त हो सके, ताकि जैसे ही वो विराम में आने की कोशिश करें, जैसे ही अपने आप को वो रोके सर, जो उसका हाइट है वो ऊपर उठ सके और वो आसानी से उस ऊंचाई को पार कर सके। तो जो कहा जा रहा है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाले ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। याद रखिएगा, गति का जड़त्व उसे ऊंची छलांग लेने में क्या करे, मदद करे। कहेंगे कि सर यहाँ पे आराम दिया हुआ, आकार दिया हुआ है, आराम दिया हुआ है, दिशा दिया हुआ है, तो क्या जड़त्व के अन्य प्रकार भी होते हैं? मेरे मित्र याद रखिएगा आप सभी कि अगर हम लोग जड़त्व के प्रकार की बात करते हैं तो कितने प्रकार कहते हैं? आप कहेंगे 3 प्रकार। कौन कौन सा? तो पहला आप सभी ध्यान में रखिएगा कि पहला होगा आपका विराम का जड़त्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा आपका क्या होगा, गति का जड़त्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा आपका क्या होगा, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, दिशा का जड़त्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। किसी वस्तु के विराम के चलते जो जड़त्व उत्पन्न होगी हम लोग उसको विराम का जड़त्व कहेंगे। किसी वस्तु के गति के चलते जो जड़त्व उत्पन्न होगी उसको हम लोग गति का जड़त्व कहेंगे। और किसी वस्तु के दिशा में परिवर्तन होने से जो जड़त्व उत्पन्न होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, दिशा का जड़त्व कहेंगे। और साथ ही मेरे मित्र अगर कभी ये सवाल कर लिया जाए कि जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना, जड़त्व का संख्यात्मक मान वस्तु का द्रव्यमान होता है। जड़त्व का संख्यात्मक मान वस्तु का द्रव्यमान होता है। जो वस्तु जितना ज्यादा भारी होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। साथ ही मेरे मित्र अगला सवाल आपसे यह कहा जा रहा है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? उसके जूते और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है? नहीं। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है, और चौथा है कि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, आपने इस चीज को देखा भी होगा कि जब कोई धावक दौड़ रहा होता है तो वो अपने एंडिंग पॉइंट पे पहुंच गया, रेड फीता उसके बॉडी से जो है सर टकरा गया, लेकिन वो फिर भी दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि सर अगर वो अचानक से रुकने की कोशिश करेगा तो क्या होगा सर, गिर जाएगा और जो दांत है सर वो चला जाएगा। तो मेरे मित्र यहां पे जीतने के चक्कर में शरीर का अंग क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो गति की जड़ता होती है या सर जो उसकी जो गति होती है उसको वो धीरे धीरे कम करता है। मतलब क्या कि सर वो गति की जड़ता को क्या करता है सर, बनाए रखता है, जिस वजह से वो क्या होता है सर, आगे बढ़ जाता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है, आप कहेंगे कि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। अगला सवाल देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है। यह बल डैश के कारण होता है। अभी जस्ट हमने आपको क्या बताया कि जड़त्व के 3 प्रकार, गति की जड़त्व, विराम की जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो मेरे मित्र जब कोई कार किसी घुमावदार मोड़ पे मुड़ता है तो आपने भी इस चीज को फील किया होगा कि आपकी बॉडी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाती है। किसके वजह से सर, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के वजह से, यानी कि दिशा के जड़त्व के वजह से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये वैसा बल है जो किसी वृत्ताकार मार्ग में चल रहे, आपका अपकेंद्रीय बल है, इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कहेंगे। तो किसी वृत्ताकार मार्ग में चल रहे वस्तु के लिए मेरे मित्र वृत्त के केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगता है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और सर बाहर से अंदर की ओर जो बल लगता है उसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। साथ ही मेरे मित्र F इक्वल टू अभिकेंद्रीय बल इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, mv²/r कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। अगला मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मित्रों को यहाँ पे दिक्कत होती है कि सर जड़त्व के प्रकार को हम नहीं समझे यहाँ पे, तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये
तीनों ही डायग्राम आपके जड़त्व के प्रकार को बता रहा है। इसको हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं, यानी कि विराम का जड़त्व कहते हैं। विराम के जड़त्व में आप देखे होंगे कि जब कोई कोट या धूलकण पे जब कोई कोट या कंबल पे बहुत ज्यादा धूलकण जमा हो जाता है तो हम लोग उसको स्टिक से पीटते हैं तो धूलकण नीचे गिर जाता है, तो धूलकण विरामावस्था में, लेकिन पीटने पे वो सर गति में आ जाता है। तो मेरे मित्र यहाँ पे जो धूलकण की अवस्था चेंज हो रही है वो विराम से गति में, तो मेरे मित्र उसको हम लोग क्या कहते हैं, विराम का जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। तो सर छड़ी के सहायता से कंबल या धूलकण को सर झाड़ना आप कहेंगे विराम के जड़त्व का उदाहरण है। सर पके हुए फल को पेड़ को हिलाने पर नीचे गिर जाना क्या कहेंगे, सर विराम के जड़त्व का उदाहरण है। और मेरे मित्र इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो आप मोड़ पे मुड़ते हैं तो आप क्या करते हैं सर, विपरीत दिशा में बल फील करते हैं, वो क्या है, आप कहेंगे सर डायरेक्शन यानी कि दिशा का जड़त्व है। और इनर्शिया ऑफ मोशन, जब आप चल रहे होते हैं और ब्रेक लगाते हैं तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्या है सर, इनर्शिया ऑफ मोशन यानी कि आपका गति का जड़त्व है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, स्कूटर और बस, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। आप कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि जड़त्व का संख्यात्मक मान द्रव्यमान होता है और जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा और जिसका कम उसका जड़त्व कम। यहाँ पे रेलगाड़ी और हवाई जहाज इन सभी की अपेक्षा क्या है सर, ज्यादा द्रव्यमान वाला, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 21, संवेग इक्वल टू, आप कहेंगे सर द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा, m इंटू भी, याद रखिएगा क्योंकि संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग होता है तो संवेग किस पे डिपेंड करेगा सर, द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 कि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है का संवेग क्या होगा। तो मेरे मित्र p इक्वल टू क्या होता है, m भी होता है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द्रव्यमान m/2 दिया हुआ है, वेग 2 भी, तो ये कट जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी p इक्वल टू m भी हो गया, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा एक और चीज कि अगर हम बात करेंगे संवेग में परिवर्तन की दर की, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, तो आप सभी याद रखिएगा संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाता है। और साथ ही मेरे मित्र अगर हम सीधे बात करेंगे किसकी, हम सीधे बात करेंगे सर संवेग में परिवर्तन, तो आप कहिएगा कि गुरुजी आवेग कहलाएगा, जिसको हम आई या जे से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला F इंटू टी होता है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। और संवेग का एसआई यूनिट तो केजी, और ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज तो हमने आपको कई बार बताया है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत रहा ही नहीं होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, गतिमान वस्तु का संवेग उसके आयतन और वेग पर निर्भर करता है, संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है। आप कहेंगे गतिमान वस्तु का संवेग सर द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, क्यों, क्योंकि हम कहते हैं P इक्वल टू एम भी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहा जा रहा है कि किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होता है तब उसमें उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाते हैं परंतु संवेग संरक्षित रहता है, संवेग परिवर्तित हो जाता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहते हैं। अब बहुत सारे मित्रों को यहां पे इसी बात में कंफ्यूजन है कि सर ये प्रत्यास्था संघट और अप्रत्यास्था संघट क्या होता है। तो मेरे मित्र इसके लिए आपको ये डायग्राम समझना होगा। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग इलास्टिक कोलाइजन की बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, प्रत्यास्था संघट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, प्रत्यास्था संघट कहते हैं। और मेरे मित्र आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि ड्यूरिंग इलास्टिक कोलाइजन यानी कि जब प्रत्यास्था संघट होता है तो सर टकराने के बाद यानी कि इसमें भी क्या होता है सर, दो वस्तु या आप कह सकते हैं दो ऑब्जेक्ट आपस में टक्कर करता है। तो टक्कर के दौरान काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है सर, संरक्षित रहता है। यानी कि प्रत्यास्था संघट एक ऐसा संघट है जिसमें आपका गतिज ऊर्जा, वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है और साथ ही संवेग होता है, गतिज ऊर्जा एवं संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। तो पहला पॉइंट तो ये नोट कर लो चला
कि प्रत्यास्था संघट की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये ऐसा कोलाइजन, ऐसा टक्कर होगा जिसमें वस्तु की गतिज ऊर्जा और संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। अब इनएलास्टिक कोलाइजन की बात करेंगे तो हम सभी ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग अप्रत्यास्था संघट कहते हैं। क्या कहते हैं चिला? अप्रत्यास्था संघट कहते हैं। और याद रखिएगा कि अप्रत्यास्था संघट के दौरान क्या होगा, तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी परिवर्तित हो जाएगी जबकि मोमेंटम हमारा संरक्षित होगा। यानी कि हम कहेंगे कि सर गतिज ऊर्जा जो है वो चेंज होगी यानी कि परिवर्तित होगी, जबकि जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर संरक्षित रहेगा यानी कि सेम रहेगा। सवाल यह है कि सर प्रत्यास्था और अप्रत्यास्था को हम कैसे पहचानेंगे? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब प्रत्यास्था टक्कर होगा तो टकराने के बाद दोनों ही वस्तुएं विपरीत डायरेक्शन में चलेगी। जैसे मेरे मित्र ये आपका कोई m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है और ये v वेग से इधर जा रहा है, और ये आपका m द्रव्यमान का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो क्या हो रहा है सर, तो v वेग से इधर आ रहा है। मेरे मित्र ध्यान दीजिए कि जैसे ही ये टकराएगा तो मेरे मित्र पहला स्थिति ये होगा कि ये एक दूसरे से टकराया, ये भी उस पर फोर्स लगाया, ये भी उस पर फोर्स लगाया। फोर्स लगते ही सर ये आपका अलग इधर आ गया और ये आपका अलग इधर आ गया। तो जब भी इलास्टिक कोलाइजन होगा तो दोनों ही ऑब्जेक्ट में टक्कर के बाद दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या होगी, विपरीत डायरेक्शन में जाएगी और इसकी गतिज ऊर्जा और संवेग क्या होगी, संरक्षित होगी, कंजर्व होगी, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मेरे मित्रों अप्रत्यास्था संघट में क्या होगा, तो सर जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इसको सर टकराएगी तो दोनों एक साथ मिल जाएगी और मेरे मित्र ये दोनों एक साथ मिल करके आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार के टक्कर को हम लोग क्या कहेंगे सर, अप्रत्यास्था संघट यानी कि इनएलास्टिक कोलाइजन कहेंगे। और इस दौरान क्या होगा, तो मेरे मित्र इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी के होगी वो चेंज हो जाएगी, जबकि जो संवेग होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर संरक्षित होगा। क्या होगा, संरक्षित होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा, प्रत्यास्था संघट में वस्तु जब टकराएगा तो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जाएगा और अप्रत्यास्था संघट में जब वस्तु टकराएगा तो सर क्या होगा, एक दूसरे के साथ चलेगा। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्था पिंडों के बीच टक्कर होती है, अप्रत्यास्था मतलब ये और ये सर चल रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, और क्या हुआ, टकराने के बाद ये दोनों एक के होलियार चल रहा है, क्या कहिएगा कि गुरुजी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, जबकि संवेग आप कहिएगा गुरुजी संवेग संरक्षित रहेगा। संवेग क्या होगा, आप कहेंगे संरक्षित। तो जो कहा जा रहा है कि उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं, आप कहेंगे गलत। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा है कि संवेग परिवर्तित हो जाता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है, आप कहेंगे सर ये तो उल्टा बोला जा रहा है, उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहता है, आप कहेंगे सर ये भी बात गलत है क्योंकि एक संरक्षित रहता है एक बदल जाता है। आप कहेंगे सर अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। एक टकराव में डैश हमेशा की बचत की जाती है। मेरे मित्र संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का कुल संवेग संरक्षित रहता है, तो जाहिर सी बात है कि संवेग ही हमारा संरक्षित रहेगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्था संघट होगा। तो चला जी, प्रत्यास्था कहा जा रहा है इलास्टिक कोलाइजन। तो आप कहेंगे सर एगो हमारा ए ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान कितना 2 kg, किस वेग से गतिमान है, तो सर ए जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड बी जिसका द्रव्यमान क्या है सर 5 kg है, सॉरी पिंड बी 5 kg द्रव्यमान है। यहां पे 2 बार कहा गया है कि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड बी जिसका 5 द्रव्यमान है, मेरे मित्र ये 5 नहीं होगा, जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की, ये 5 गलत है। यहां पे जो आपका बी है, जो आपका बी ऑब्जेक्ट है, इसका द्रव्यमान कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 kg और एक दूसरे की ओर 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहा है। तो 4 मीटर पर सेकंड के वेग से ई और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से ई बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों में प्रत्यास्था संघट होगा, मतलब सर जैसे ही टकराएगा ई एन जाएगा, ई एन जाएगा। तो कहा जा रहा है कि प्रत्यास्था संघट होगा तो बी की दिशा में आगे की ओर, ए की दिशा में आगे की ओर, दोनों पिंडों की गति की दिशा के लंबवत विपरीत दिशा में। आप कहेंगे गुरुजी तो विपरीत दिशा में होगा, तो सही आंसर चला
आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम, गति के पहले नियम, संवेग संरक्षण के नियम, गति के दूसरे नियम। क्या कहोगे कि सर इसी सेशन में आपने बताया है कि रॉकेट का प्रणोदन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और संवेग संरक्षण सिद्धांत दोनों का पालन करता है। ऑप्शन में थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है तो परेशान नहीं होना है। सही आंसर हमारा क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये नंबरिंग थोड़ा उल्टा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सही आंसर हमारा क्या होगा? तो सर संवेग संरक्षण का नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? आप कहेंगे गुरुजी संवेग संरक्षित रहेगा। कोई सेल हमारा विस्फोट हुआ और उसका टुकड़ा प्रत्येक दिशा में चला गया तो आप क्या कहेंगे कि सर जैसे ही प्रत्येक दिशा में गया तो हम कहेंगे उसका संवेग क्या होगा? सर हमेशा संरक्षित होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के इस 2800 क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि लॉज ऑफ मोशन से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से नहीं दे पाएंगे। आप क्या कहेंगे? गुरुजी हम उसका आसानी से जवाब दे देंगे। साथ ही मेरे मित्र अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए साइंस हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो मेरे मित्र वैसे छात्रों का स्वागत रहेगा किस बैच में? तो आरआरबी 2024 साइंस फाउंडेशन लाइव बैच में। ध्यान में रखिएगा अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो सर आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं 399 में। इस बैच की वैलिडिटी 18 मंथ रहेगी। मंडे टू फ्राइडे आपको लाइव क्लासेस 1.5 घंटे की मिलती है। सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे, प्रत्येक चैप्टर का पीवाईक्यू होगा और साथ ही आपकी एएलपी एंड टेक की आगामी परीक्षा होगी उसके लिए आपको 20 टेस्ट फ्री में दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी हमारे पास समय नहीं है लाइव का, हम रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास और बढ़िया मौका है कि आप 499 में हमारे साथ एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में आ सकते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक साइंस एंड ईडी आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। यानी कि ये पूरा आपका कंप्लीट पैकेज हो जाएगा साइंस का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सर हम सिर्फ बेसिक साइंस आपके साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ बेसिक साइंस एंड ईडी वाले बैच में। ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों ही बैच आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे और ये बैच आपको लाइव फॉर्मेट में मिलेंगे। कहां मिलेगा ये बैच? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा। ध्यान में रखिएगा अगर आपको इन बैच से संबंधित किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो चला जी आप 90 65 97 477 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, इसीलिए कि आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और साथ ही साथ मेरे मित्र अगर आप खुद चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।